गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है एन केव्स प्रोजेक्ट। तो ये एन केव्स क्या चीज़ है? नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसका इंडिया एक पार्ट है। तो इसका फोरम अभी 2021 में रिसेंटली हुआ था। और ये किसने ऑर्गेनाइज कराया था? ये फोरम ऑर्गेनाइज कराया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इन्होंने ये फोरम ऑर्गेनाइज कराया था। और ये प्रोजेक्ट चाहता क्या है? व्हाट डज़ इट एम टू डू? ये चाहता है कि जो इकोसिस्टम है उसकी अकाउंटिंग इंडिया में की जाए। ठीक है। तो इसको प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है यूरोपियन यूनियन, इम्प्लीमेंट कर रहा है यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन यूएनएसडी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, और सेक्रेटरीट ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी का जो हमारा कन्वेंशन है उसका सेक्रेटरीट इसको, ये तीनों मिलके इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और फंड कौन कर रहा है? यूरोपियन यूनियन। तो इंडिया के अलावा इसमें 4 और कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है: ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड मैक्सिको। ठीक है। इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है, ये तीनों मिलके इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव जैसा मैंने आपको बताया इसका कि वैल्यूएशन करना इकोसिस्टम सर्विसेज का, मतलब हमारा जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज ही नहीं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, जो इकोसिस्टम में बायोटिक या एबायोटिक जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सब की जो है अकाउंटिंग भी करना कि वो उनकी वैल्यूएशन क्या है, नेशनल लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी। तो ये ही इसका मोटिव है। अब नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया अभी कि अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जो कि मेजर कर रहा है हमारे स्टॉक्स एंड फ्लोज ऑफ नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल क्या होती है? रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जितने भी हमारे जो कंट्री में हैं, अवेलेबल हैं, और उसका उनकी जो है अकाउंटिंग करना और उनकी वैल्यूएशन करके देखना कि वो उसका जो बेनिफिट है वो कितना मिल सकता है लोगों को। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ मैं, एक फॉरेस्ट जो है उसकी वैल्यूएशन करना कि वो, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि $5 बिलियन या $6 बिलियन कितनी उसकी जो हमारी जो है इकोसिस्टम की वैल्यूएशन है वहाँ पर। तो ये बताया हुआ है कि कौन कौन से एनवायरनमेंट असेट्स हो सकते हैं, जैसे वाटर, मिनरल, एनर्जी, टिम्बर, फिश, जो कुछ भी किसी भी तरह के जो ये हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उन सब की कैपिटल की, जो हमारी नेचुरल कैपिटल है हमारी, ये सब फॉरेस्ट, हमारे वेटलैंड, इन सब की अकाउंटिंग करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सक्षम। सक्षम जो है एक एनुअल 1 मंथ प्रोग्राम है जो कि अभी जनवरी में चलाया गया है। पीसीआर ने चलाया है इसको, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने। और ये लोगों को फ्यूल कंजर्वेशन के जो है वो जो एक तरह से कैंपेन चलाया जा रहा है लोगों को फ्यूल कंजर्वेशन के बारे में सिखाने के लिए। ठीक है। तो इसमें एक तो सक्षम आपको पता होना चाहिए कि क्या है, दूसरा आपको पीसीआर पता होना चाहिए वो क्या चीज़ है। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये प्रमोट करती है एनर्जी एफिशिएंसी इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को। ठीक है। ऑयल कंजर्वेशन को एक नेशनल मूवमेंट बनाना चाहती है ये एजेंसी, क्योंकि ऑयल कंजर्वेशन हमारी जो है इकोनॉमी के लिए भी ठीक है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक है। जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ करती है ये, और जो है थिंक टैंक की तरह काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कैसे जो है फ्यूल एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ को या फ्यूल एफिशिएंट जो इक्विपमेंट है या डिवाइसेस हैं उन सबको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी जो है ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, और हम अपने ऑयल कंजर्वेशन किस तरह से इसको हम ला सकते हैं अपनी इकोनॉमी में। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओपन स्काईज ट्रीटी। तो आफ्टर यूएस ने जो भी नवंबर में इस ट्रीटी को जो है एक तरह से इसको छोड़ दिया था, अब रशिया हैज़ ऑल्सो अनाउंस दैट इट इज़ ऑल्सो लीविंग दिस ओपन स्काईज ट्रीटी। ये एक ऐसी ट्रीटी है 34 कंट्रीज़ के आसपास इसके मेंबर्स हैं, और ये अलाउ करती है मेंबर स्टेट्स को एक दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अनआर्म्ड रिकॉनेसेंस फ्लाइट्स चलाने के लिए। ठीक है। रिकॉनेसेंस क्या होता है कि नज़र रखना, एक तरह से नज़र रखना कि इस एक एरिया में क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सिविलियन एंड मिलिट्री बोथ। ठीक है। तो इट वुड बी सरप्राइजिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस, बट येस अनआर्म्ड है अगर, चाहे वो रिकॉनेसेंस फ्लाइट है, उसको है पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ के अंदर उसको ऑपरेट करने के लिए अलाउ करती है ट्रीटी। नवंबर में यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको छोड़ दिया था, ये अक्यूज़ करके कि रशिया जो है वो इसके ट्रीटी के जो पैक्ट्स हैं उसको वायलेट कर रहा है, और रशिया डिनाई कर रहा है यूएस को
रशियन टेरिटरी में अनआर्म्ड रिकॉनिसेंस फ्लाइट्स चलाने के लिए, तो इसलिए यूएस ने इसको लीव कर दिया था, ठीक है। अब जब देखो यूएस ने इसको लीव किया, लेकिन नाटो के बाकी मेंबर्स तो इस ट्रीटी का पार्ट रहे, ठीक है, जैसे पोलैंड हो गया, या जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ जर्मनी हो गया, जो ये जितने भी जो नाटो स्टेट्स थे वो इसका फिर भी पार्ट रहे। तो वो तो रशिया में जो है ये अपनी अनआर्म्ड रिकॉनिसेंस फ्लाइट्स चला सकते थे। तो यूएस, रशिया को ये लगा कि यूएस तो चाहे लीव करके चला गया है, लेकिन जो बाकी नेटो मेंबर्स हैं वो तो अपना सारा डेटा यूएस के साथ शेयर करते हैं। तो यूएस को बिना ट्रीटी में रहते हुए भी जो है वो मेरे जो हमारी रशियन टेरिटरी है उसके बारे में सारा डेटा मिलता रहेगा, क्योंकि उसके बिहाफ पे जो नेटो के बाकी एलाइज हैं वो सारा डेटा इकट्ठा करते रहेंगे। लेकिन यूएस को के लीव करने की वजह से रशिया को यूएस का कोई डेटा नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो रशिया ने नेटो कंट्रीज़ को सबको कहा कि या तो आप हमें लिख के दो, आप ये हमें अश्योर करवाओ कि आप जो भी हमारी कंट्री से डेटा इकट्ठा करोगे अनआर्म्ड रिकॉनिसेंस फ्लाइट्स के थ्रू, वो डेटा आप यूएस के साथ शेयर नहीं करोगे, ठीक है। तो जो नेटो लाइज जितनी भी कंट्री थी इस ट्रीटी के जो पार्टिसिपेंट्स थी, उन सब ने कुछ ऐसा अश्योरेंस देने से मना कर दिया, या फिर रशिया वॉज नॉट कन्विंस्ड कि ऐसा नहीं हो पाएगा। तो रशिया हैज़ ऑल्सो डिसाइड टू लीव दिस ट्रीटी, ठीक है। अभी ओपन स्काईज ट्रीटी आपको बताया मैंने 2002 में ये इन्फोर्स हुई थी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने 34 कंट्रीज़ के साथ मिलके, मतलब उसमें रशिया भी इन्वॉल्व था, तो ये साइन किया था जिसमें था कि अनआर्म्ड रिकॉनिसेंस फ्लाइट्स जो है वो एक दूसरे की कंट्री के ऊपर आप चला सकते हो और आप डेटा इकट्ठा कर सकते हो, एरियल ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो कंट्रीज़ की, ताकि एनहांस हो सके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस हो सके कि कुछ अजीब सी एक एक्टिविटी तो नहीं हो रही है रशिया में अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। जैसे समझ लो अगर यूएस को लगे कि यस रशिया में इस रीजन में हमारे खिलाफ कुछ मिलिट्री एक्टिविटी कर रही है और वहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है, कुछ हमारे खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं या ऐसा कुछ, तो इसके लिए अनआर्म्ड वो अपने जो है फ्लाइट्स, एरियल एक तरह से ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स भेज के वो इसका डेटा इकट्ठा कर सकते थे, ठीक है। तो ये इसके लिए ओपन स्काईज ट्रीटी बनाई गई थी। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि यूएस ने क्यों लीव करी, यूएस को ये था कि रशिया जो है वो इस ट्रीटी के जो प्रोटोकॉल्स को कंप्लाई नहीं कर रहा है, वो अपनी कंट्री में आने की जो है मेंबर स्टेट्स को इजाज़त नहीं दे रहा है, ऐसा एक्यूजेशन लगाया यूएस ने, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब शुरू हुई, जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो गोल्फ हाउस था, गोल्फ कोर्स था एक तरह से न्यू जर्सी में, जब उसके ऊपर उन्होंने देखा कि रशियन रिकॉनिसेंस फ्लाइट जा रही है 2017 में, तब वो इससे बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि हमको इस ट्रीटी को से वापस हो जाना चाहिए, हमको इस ट्रीटी से विड्रॉ कर लेना चाहिए। और उन्होंने फिर एक्यूजेशंस लगाने शुरू किए कि रशिया के ऊपर, और जो है इस ट्रीटी से उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। और रशिया ने क्यों विड्रॉ किया यूएस इस ट्रीटी से, आई मीन उनको ये लगा रशिया को, क्योंकि रशिया ने कहा कि वी विल नॉट अलाउ यू टू पार्टिसिपेट और टू एंगेज इन एनी ओवर फ्लाइट ओवर कैलिनिनग्रैड। अब ये कैलिनिनग्रैड जो एरिया है रशिया के साथ पोलैंड है, पोलैंड और लिथुएनिया, उसके पास एक छोटी सी ऊपर टेरिटरी है नॉर्थ में, बहुत छोटी सी टेरिटरी है, आप मैप में देखोगे तो ये आपको दिखेगी, बहुत छोटी सी एक टेरिटरी है कैलिनिनग्रैड, वो रशिया की टेरिटरी है। तो रशिया वॉज नॉट विलिंग टू अलाउ एनी ऑफ दीज मेंबर स्टेट्स टू विजिट दिस कैलिनिनग्रैड और फ्लाई एनी अनआर्म्ड एरियल ऑब्जर्वेशन फ्लाइट ओवर दिस टेरिटरी। सो रशिया ने कहा कि हम इस पे अलाउ नहीं करेंगे, आप हमारी जो मेनलैंड रशिया है उसमें आप अपनी फ़्लाइट्स को आप ऑपरेट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट ऑपरेट एनी फ़्लाइट इन कैलिनिनग्रैड। और रशिया ने ये कहा कि जैसे यूएस भी तो हमको अलास्का में नहीं जाने देता है, बाकी हम यूएस में यूएस हमको बाकी अपनी मेनलैंड टेरिटरी में जाने देता है, लेकिन अलास्का जो उसकी एक टेरिटरी जो उसके साथ है, यूएस के बिल्कुल साथ में है, वहाँ पर अलास्का में यूएस नहीं जाने देता है इस ट्रीटी के अंदर। तो रशिया ने कहा कि हम वैसे ही आपको हम कैलिनिनग्रैड भी नहीं जाने देना चाहते, ठीक है। तो लेकिन बाकी जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने वो बात नहीं मानी, खासकर यूएस ने नहीं मानी, और रशिया ने फिर जो है इससे ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया। अब परफॉर्मेंस कैसी रही है इस ट्रीटी की, यूएस ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है इस ट्रीटी का, रशिया से भी ज़्यादा, ठीक है। 2002 से 2016 के बीच में 196 फ़्लाइट्स जो है वो फ्लाई की हैं यूएस ने रशिया के ऊपर, और सिर्फ रशिया ने सिर्फ 71 फ़्लाइट्स जो है यूएस के ऊपर इसको यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हमारी ओपन स्काईज ट्रीटी थी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जलीकाटू। जलीकाटू आपको पता है कि एक बहुत कंट्रोवर्शियल एक स्पोर्ट है
जो तमिलनाडु में चलता है, तमिल कल्चर में है, जिसमें बुल का यूज़ किया जाता है। बुल टेमिंग एक स्पोर्ट है ये, ठीक है। तो ये मट्टू पोंगल जो हमारा पोंगल होता है, उसमें जो थर्ड डे हमारा 4 डे लॉन्ग फेस्टिवल होता है, जो उसमें थर्ड डे हमारा होता है, उसमें जल्लीकाट्टू जो है वो उसको खेला जाता है। इसको हम एरू थज़हू वुथल भी कहते हैं या फिर मंजू विरातू भी कहते हैं। तो मत्तू का मतलब होता है इसमें बुल, और ये थर्ड डे ऑफ पोंगल को इसको जो है वो कैटल को डेडिकेट होता है, इसीलिए उस दिन जल्लीकाट्टू खेला जाता है, ठीक है। बुल्स को एक कॉमन प्लेस पे लेके जाया जाता है, वहाँ पर उनके रिचुअल हैपन होते हैं, वहाँ पर जो भी बुल की जो एक तरह से वर्शिप होती है। फिर पार्टिसिपेंट्स को बुल के हम्प से, जो उनका जो वो आपको पता है ना, बुल के ऊपर एक हम्प होता है, वो बहुत जो एक ऊंचा सा उठा होता है, उसके थ्रू पकड़ के उनको एम्ब्रेस करके उनको बुल को टेम करना पड़ता है, एक तरह से स्टॉप करना पड़ता है, ठीक है। अब बैन कब लगा था इसमें? 2007 में सबसे पहली बार ये लीगल स्क्रूटनी में आया ये स्पोर्ट, और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और पेटा ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशंस मूव करी कि जो ये जल्लीकाट्टू है और जो बुलॉक कार्ट रेसेस हैं, इन सब के ऊपर बैन लगना चाहिए, ठीक है। तो 2009 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लॉ ले आए ताकि जल्लीकाट्टू को एक लीगल स्टेटस मिल जाए, और उसको जो है एक तरह से लीगल स्टेटस दे दिया। फिर 2011 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने सेंटर ने बुल्स को एनिमल उन लिस्ट में डाल दिया जिसमें ट्रेनिंग और एग्जीबिशन ऑफ एनिमल्स जो है उन एनिमल्स की प्रोहिबिट थी। तो एक तरह से जल्लीकाट्टू के अगेंस्ट उन्होंने जजमेंट एक तरह से एक एक्शन लिया कि बुल्स को उन्होंने प्रोटेक्टिव जो है लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डाली हुई थी ऑलरेडी, तो 2014 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस बुल टेमिंग स्पोर्ट को बैन कर दिया, और कहा कि जो 2011 की जो नोटिफिकेशन है, जिसमें सेंटर ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कौन सी जो 2011 में जो हमारी यूपी रजीम थी, उन्होंने बुल्स को जब प्रोटेक्टिव लिस्ट में डाल दिया, एक प्रोटेक्टिव एनिमल्स की लिस्ट में डाल दिया, उसी का ही हवाला देते हुए 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये जो है प्रोटेक्टिव लिस्ट में है, तो ये जो हमारा जल्लीकाट्टू है, इसको नहीं खेला जा सकता, इसको बैन कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हरीके वेस्टलैंड। अब हरीके वेस्टलैंड आई एम सॉरी वेटलैंड, हरीके जो वेटलैंड है वो हमारे पंजाब में पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर अब जो विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स आ गए हैं बहुत सारे, तो कि जिसको जो हमारे विंटर में एक तरह से आ जाते हैं। अब आपको पता है कि यूरेशियन कूट कौन कौन से बर्ड्स हैं, ये जो है हमारे मोस्टली ये बर्ड्स वहाँ पर अभी विजिबल हैं। यूरेशियन कूट, ग्रे लैग गूज, बार हेडेड गूज, गार्डवॉल एंड नदन शोवेलर। अब ये आपसे यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ये इनके नाम देके कि ये कौन है, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि यूरेशियन कूट, ग्रे लैग गूज, ये सब जो हैं ये हैं क्या। तो आपको ऑप्शंस में कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछें कि ये क्या है ये, तो आपको ऑप्शंस में दिया जा सकता है कि माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स हैं, तो वो ऑप्शन सही होगा। अब वेटलैंड क्या होता है? लैंड्स ट्रांजिशनल बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम के बीच का जो लैंड है हमारा पे, जहाँ पर वाटर टेबल जो है वो नियर द सरफेस होता है और एक तरह से शैलो वाटर से घिरा होता है, उसको हम कहते हैं वेटलैंड। तो ये हरीके जो वेटलैंड है हमारा, ये हमारा तरन तारण और जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बॉर्डर पे पड़ता है। अब क्योंकि वेटलैंड की बात हो रही है, तो इसमें आप रामसर कन्वेंशन, अभी हमने रिसेंटली भी इसको कवर किया था कि 1975 में इसको ये एनफोर्स आया, 1971 में इसको साइन किया गया था, और ये कंजर्वेशन एंड यूज़ ऑफ ऑल वेटलैंड, उसके लिए ये जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए इसको कन्वेंशन को का ये मिशन है, इसके लिए इसको बनाया गया था। सबसे पहला जो हमारा जो है वेटलैंड जो रामसर कन्वेंशन में जो है रिकग्नाइज हुआ था, वो कहाँ पर था? ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे ज़्यादा हमारे जो वेटलैंड्स हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा था प्रीलिम्स बूस्टर में ही। और इंडिया में टोटल कितने हैं इस टाइम पर रामसर कन्वेंशन साइट्स? 42, ठीक है। अभी रिसेंटली कौन सी ऐड हुई है? आपको याद होगा, हमने अभी कुछ दिन पहले ही किया था, सोकार वेटलैंड जो हमारे लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो सब अभी रिसेंटली इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, इसको आप पढ़ लेना एंड एमसीक्यूज भी कर लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।